हेलो एवरीवन, जल्दी सीजी व्यापम का रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम होने का एक्सपेक्टेड है। तो हम लोग अब इसका प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। इसका जो एप्टीट्यूड रीजनिंग जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं प्रीवियस, है ना, उसको सबको सॉल्व करते चलेंगे। और जिनका ये एग्जाम नहीं है या फिर जो अलग स्टेट है, वो इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह देख सकते हैं। एप्टीट्यूड रहेगा तो एप्टीट्यूड प्रैक्टिस सेशन के लिए, और जब हम लोग रीजनिंग का प्रीवियस ईयर करेंगे तो रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। जो भी हम लोग कर रहे हैं, इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा और मॉडल आंसर होगा और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये हमारा कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ है। हम लोग पीएससी का, व्यापम का, जितना भी एग्जाम 2021-22 में हुआ है वो, और उसके अलावा कुछ और एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर भी कर चुके हैं। जैसे हम लोग रेवेन्यू इंस्पेक्टर का भी कर रहे हैं, जिसको हम लोग 2015, 2017, 2018 जितना अवेलेबल है, ठीक है। इतना का तो हम लोग करेंगे ही। और जब हमारा इतना हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका हम लोग एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों सॉल्व करेंगे। 15, 17, 18 का। अगर 2022 में अभी होता है तो वो जैसे एग्जाम होगा उसका भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ में आप लोग बस क्लिक करेंगे थंबनेल के ऊपर और ये ओपन हो जाएगा। और जैसे कि ये हम लोग इसी से रिलेटेड होता है पटवारी का एग्जाम भी ना, तो पटवारी का हम लोग 2015, 2016, 17, 19 और 22 सभी का पेपर हम लोग रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसमें भी आप पीडीएफ में क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट वो ओपन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो अभी सॉल्व करेंगे ये सेट बी है, ताकि मैं आपको जब मॉडल आंसर दिखाऊं, क्वेश्चन पेपर दिखाऊं, तो आप वहां से मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते चलते हैं क्वेश्चन। अगर ये लाइव नहीं है ना अभी वाला क्लास, फिर भी अगर आपको किसी में जो भी डाउट होगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा और जो भी डाउट रहेगा वो कमेंट कर दीजिएगा। या फिर किसी भी टाइम पर जो डाउट रहेगा ना, तो आप उसको लिख सकते हैं, लाइक 5:20 में डाउट है, तो ऐसे करके, है ना, मतलब 5 मिनट और 20 सेकंड में डाउट है, तो ऐसे लिखकर अपना डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, किसी भी लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम पर आप इमेज भी भेज सकते हो। पहला क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। 8 नंबर का एवरेज 20 है, ठीक है। मतलब मेरे पास अगर इस तरीके से 8 नंबर है, तो देखिए एवरेज का टॉपिक है, हम लोग अभी अभी पढ़े हैं थंबनेल से, है ना। एवरेज मतलब क्या होता है आप जानते हैं। एवरेज मतलब जितने भी मेरे पास डाटा है, मैं सबको टोटल करूंगा और डिवाइडेड बाई नंबर कर दूंगा, तो वो मेरा एवरेज आएगा। अगर मेरे को यही टोटल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल के लिए एवरेज में जितना नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एवरेज मतलब वो क्वांटिटी जो हम लोग सबको अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो जो क्वांटिटी आएगा एवरेज कहलाएगा, है ना। अब क्या है, 8 नंबर का एवरेज 20 है, मतलब यहाँ तक टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 8 नंबर का एवरेज 20 है, तो 8 × 20, मतलब अगर मैं सभी का डाटा सम करूंगा तो 160 आएगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 15.5। यदि पहले दोनों का औसत कितना है, 15.5 है, मतलब इन दोनों का अगर मैं आपको टोटल बोलता हूँ, है ना, इन दोनों का टोटल बोलता हूँ, तो कैसे करेंगे, 15.5 दो नंबर है तो दोनों का आप सम कर दोगे, ठीक है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 31 आ जाएगा। और अगले 3 अंकों का औसत कितना है, 21 होल 1/3, 21 से 1/3। मतलब अगर इसके बाद के 3 नंबर का आपको टोटल देखना है तो कितना हो जाएगा, 21 होल 1/3 का मैं मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 21 3 63 होता है, और ये 1/3 को 3 बार मिलाऊंगा, एक बन जाएगा, मतलब ये आपका हो गया क्या, 64। अब आगे क्या है, इफ 6 नंबर इज लेस देन 7th एंड 8th नंबर बाय 4 and 7 रिस्पेक्टिवली, है ना, द 8th नंबर इज, आपको 8वां नंबर ही फाइंड करना है, तो 8वें नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। 6वां नंबर x से 8वें से 7 कम है कहा है, तो इसको हम लोग x से 7 कम कर दिए। अब देखिए यही है ना, ये 7वें नंबर से 4 कम है, या फिर इसको अगर हम लोग 7वें नंबर को 6वें के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 6वां 7वां से 4 कम है, या फिर 7वां नंबर 6वां से 4 ज्यादा है। इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि x-7 + 4, मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से x-3, ये मेरे नंबर्स बन गए, ठीक है। अब देखो सब नंबर का मेरे को यहाँ पे अलग अलग सम दिया हुआ है और मेरे पास एक साथ सम दिया हुआ है, ठीक है। टोटल टोटल तो मेरा 160 हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देखें 8 × 20, ठीक है। अब देखिए सम करते चलिए, पहले 2 नंबर का सम है 31, बाद के 3 नंबर का सम हो रहा है 64। अगला नंबर कितना है, x-7, अगला नंबर कितना है, x-3, और अगला नंबर कितना है, x। बस अब इसको हमको सॉल्व करना है, x मेरा 8वां नंबर है, x का वैल्यू आएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 65 कितना हो गया, 95, 95 को आप इसमें माइनस कर दोगे, ये आपका हो जाएगा 65। इधर की तरफ x 1 2 3 कितने बार है, 3 टाइम्स है, माइनस, है ना, -7 -3 कितना हो गया, 10। 10 को इधर कर दिए, 75 हो गया, 3x इक्वल्स टू 75 और x इक्वल्स टू 25, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। मुझसे 8वां नंबर पूछा था, तो ये मेरा 8वां नंबर है। 6वां नंबर पूछता तो मैं इसमें से 7 माइनस कर देता, है ना। 7वां नंबर पूछता तो मैं 3 माइनस कर देता, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देंगे, ठीक है। या फिर आपको अगर टाइम पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए 5 मिनट और 20वें सेकंड में डाउट है, तो ऐसा लिखकर आगे डाउट लिख दीजिए। लाइव किसी भी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या फिर हम लोग टेलीग्राम पर इमेज भेज कर भी आप पूछ सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल सा
कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 800 इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ 20% पर एनम, 800 रुपए को हम लोग 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह के रूप माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट ईयर नहीं है, 2 ईयर 2.5 ईयर है, तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, देखिए जो मेरा अमाउंट निकलता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर सिंपल रहेगा तो ऐसे निकालते हैं, प्रिंसिपल को हर बार हम लोग R% बढ़ाते हैं जितने ईयर के लिए बोला रहेगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में है, अगर मान लो आपको आधा साल के लिए है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे इसको आधा कर दोगे। अगर आपको 3/4 साल के लिए है, ठीक है, मतलब मान लीजिए आपको बोल दिया 4 महीना, तो 4 महीने को आप ईयर्स में कैसे बांटोगे, 4 महीना मतलब कितना है, 4/12 1/12, तो जितना फ्रैक्शन ऑफ ईयर रहता है ना, ये आगे आपका ऐसा मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब अगर मेरे को ये 2.5 ईयर्स के लिए बोला है, तो ये तो मेरा जो फॉर्मूला है 2 ईयर्स के लिए वो रहेगा ही। अब अगले हाफ ईयर्स के लिए कैसे बढ़ाओगे, 1+R है तो ये आप कर दिए हाफ और ये कर दिए जैसा रहता है वैसे ही, ऊपर कुछ नहीं रहता है। ये मेरा अमाउंट निकलेगा, अमाउंट मतलब जब मैं अपना मूलधन ब्याज के साथ देता हूँ वो, ठीक है। अब अगर मेरे को मूलधन में ब्याज के साथ दे रहा हूँ, उसमें से अगर मैं मूलधन हटाऊंगा तभी तो सिर्फ आपका ब्याज बचेगा ना, ठीक है। मतलब अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे 8000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, सॉरी 20, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 20, ये डिवाइडेड बाई 100, और ये 1 प्लस ये आपका हाफ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10, ये 100, और ये आपका 2 साल के लिए है तो इतना, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12672, ठीक है। ये तो मेरा हो गया क्या अमाउंट, लेकिन मुझे क्या पूछा है, प्रिंसिपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, मैं जो अमाउंट है इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा। मेरे पास अमाउंट टोटल मिल रहा है 12,672, इसमें से मेरा जो मूलधन था, मेरा जो प्रिंसिपल था उसको माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 4672 रुपीज, ये आपका आंसर, ठीक है। आंसर भी देख लीजिएगा, है ना, मैं आपको मॉडल आंसर से प्रोवाइड करूंगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें भी डाउट रहेगा पूछिएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, अगर आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ ईयर रहता है तो ऐसा हो जाता है। चलिए आगे देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2021 के आपके 2 एग्जाम में आए हैं, है ना, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बट 2 एग्जाम में आया हुआ है आपका सेम क्वेश्चन है, सिमिलर भी नहीं बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा गया यहाँ पे, 2 टू द पावर x माइनस 1 2 टू द पावर x प्लस 1, तो 2 का पावर टेबल तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। 2 टू द पावर 1 मतलब 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 टू द पावर 4 16, ऐसा करते करते ऐसा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 टू द पावर 8 और 2 टू द पावर 10 को अगर हम लोग सम कर रहे हैं, इसको अगर हम लोग सम कर रहे हैं, तो ये मेरा आ रहा है 1280, या तो आप इसको यूनिट डिजिट से भी देख कर सकते हो, ठीक है। 2 का क्यों याद होना चाहिए, अगर आप मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव या कोई भी ऐसा स्टोरेज देखते हो, ये हमेशा 2 के मल्टीपल में रहता है ना, 2 GB 4 GB 8 GB 16 32 64 ऐसा, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। अब देखो इन दोनों को मैं सम कर रहा हूँ, इसको 2 टू द पावर 8 प्लस 2 टू द पावर 10 को अगर मैं सम कर रहा हूँ, तो ये 1280 हो रहा है। अब इसको किसी से भी कंपेयर कर लो, आप चाहो तो x माइनस 1 8 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। आप चाहो तो x प्लस 1 को 10 से कंपेयर कर सकते हो, दोनों में आपका क्या वैल्यू आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा पूछेंगे, सेम क्वेश्चन आया हुआ है अभी 2021 के एग्जाम में भी, है ना। चलिए ये सिंपल सा है, एक आपका एल्जेब्रिक फॉर्मूला पे लगेगा, यह मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग इसको देखते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा a है, ये मेरा b है, ठीक है, तो ये एक तरीके से किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगला क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए वही चीज लिखा हुआ है, और नीचे में भी आपका यही चीज है, a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस हो जाता है। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं ऊपर वाले से नीचे वाले को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दोनों में कट गया, बी स्क्वायर दोनों में कट गया, ये प्लस है, ये माइनस वाला प्लस होकर दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा कैसा बन जाएगा यहाँ पर 4ab, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाला 4ab है और नीचे वाला तो ए बी है ही, दोनों को मल्टीप्लाई होकर, अब जब ऊपर भी ए बी है नीचे भी ए बी है, ये आपका कट गया, बचा कितना 4, सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, ये आंसर हो गया, ठीक है। अलजेब्रा सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं आगे फिर से एक क्वेश्चन, देखिएगा इससे आपका बहुत क्वेश्चन आया है ना, ये क्या है, मेंसुरेशन द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, वही लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है।
तथा इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 44 सेंटीमीटर। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 44 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? अगर ये मेरा एक सिलेंडर है ना, आपको रेडियस दिया हुआ है, सॉरी रेडियस पूछा है, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है और हाइट दिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। क्या आपको दिया है 2 पाई आर एच। 2 पाई पाई का चलो वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, 22/7। आर आर ही तो आपको निकालना है, एच का आपको वैल्यू दिया हुआ है 28, और जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका आपको वैल्यू दिया हुआ है 44। देखिए एक इक्वेशन एक ही एनो, जो फाइंड करना है वो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास 4 और 1/4 दोनों दिया है, ठीक है। 2 22 जा 44, ये जा 44 कट गया, ये 7 4 जा, है ना, मतलब ये आपको क्या दिख रहा है 4r = 1 है, तो r = क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। आंसर सी है, थोड़ा केयरफुली देखेंगे, है ना, ए, ठीक है। 1/4 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, यही आपका इसका रेडियस है। डायमीटर पूछा होता तो डबल कर देते। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिंपल सा है, इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, मैं आपको थोड़ा सिंपल मेथड में ही बताऊंगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है पढ़ लीजिए। आपके पास ये जैसे डायग्राम है ना, ये आपके पास डायग्राम है, ये 30 डिग्री है, ये 140 डिग्री है। आपको एंगल ए सी बी, ये आपका ए सी बी, ये वाला एंगल क्या होगा ये पूछा गया है। देखिए अब सिंपल सी बात है, अगर आप ये वर्टिकली अपोजिट, आप दो ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इधर की तरफ जितना एंगल होगा उसके वर्टिकली अपोजिट में भी वही एंगल होगा। अगर इधर की तरफ पाई है तो इधर की तरफ भी वाई होगा। आप इसको दो तरीके से इमेजिन, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। अगर ये एक लाइन है, आप जितने इसको फैलाते जाएंगे, ऊपर का फैल रहा है तो नीचे भी फैल रहा है, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो नो डाउट ये भी आपका 30 डिग्री होगा। और एक स्ट्रेट एक स्ट्रेट लाइन आपका 180 डिग्री होता है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से 140 डिग्री को अगर आप माइनस कर दिए तो आपका 40 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक चीज हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल, अगर ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर का अगर आप सभी एंगल्स को सम करते हैं तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब एक ट्राइंगल के अंदर का ये आपका हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, तीनों को अगर आप लोग सम करते हो तो आपका 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, सबको मिला के मेरा 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल बी ए सी आपके पास कितना है 30 डिग्री है, एंगल ए बी सी आपके पास कितना है 40 डिग्री है, प्लस इसमें आप ऐसा क्या मिलाएंगे कि ये 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 70 हो गया, दोनों को मिला के इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका एंगल ए सी बी दोनों कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है, डिग्री, ठीक है। सिंपल सिंपल सा है, बाकी और बहुत से प्रॉपर्टीज होते हैं बट सिंपल बन गया, है ना। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग प्रोपोर्शन जब पढ़ रहे थे तब भी किए हुए थे, है ना। यहाँ पर एक बार और अच्छे से इसको कर लेते हैं। देखिए अ डॉग टेक 4 लीव्स फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ हेयर, है ना। डॉग जानते ही हैं कुत्ता, हेयर हम लोग खरगोश को ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि देखिए ये सिंपल सा हम लोग जो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तब पढ़े हैं, क्लास 27 देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, अभी अभी पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर आपको जब ये 4 लैप लेता है, ये 5 लैप लेता है, मतलब आपको यहाँ पर टाइम तो आपको सेम बता रहा है ना। यहाँ पर जब सेम टाइम का बात हो रहा है, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर स्पीड, आपको जब स्पीड का रेशियो बताना है, स्पीड डॉग का अपॉन स्पीड हेयर का, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम दोनों के लिए बराबर है तो जो इनका डिस्टेंस होगा उसी रेशियो में इनका स्पीड होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए जब डॉग आपका 4 लैप ले लेगा, मतलब जब ये 4 बार कूदेगा, 4 छलांग लगाएगा, तब आपका हेयर कितना 5 छलांग लगा लेगा, ठीक है। अब क्या है आगे, आगे क्या है, बट 3 लेप्स ऑफ डॉग, मतलब जब 3 बार जो डॉग के बराबर है, 3 बार डॉग के बराबर का स्पीड है, आर इक्वल टू 4 लीप ऑफ हेयर, है ना। 4 बार जो डॉग का लीप है ये 4 लीप ऑफ हेयर के बराबर है। अब मैं यहाँ पे इनके डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकता हूँ, फिर d/h, ठीक है। d के नीचे मैंने h को ले आया तो इधर की तरफ क्या हो गया 4 ऊपर रह गया तो नीचे रह गया। अब ये क्या है इनका डिस्टेंस है, एक बार में ये कितना छलांग लगा रहे हैं, ये क्या है नंबर ऑफ टाइम्स है। अब मैं इनके नंबर ऑफ टाइम्स से इनका डिस्टेंस को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसी रेशियो में ये कूद रहे हैं, है ना। अगर ये 4 सेंटीमीटर, अगर एग्जाम्पल के लिए 4 सेंटीमीटर कूद रहा है तो ये आपका कितना 3 सेंटीमीटर कूदेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 4 चौक 16 और ये क्या हो गया 3 पीछे 15, 16 रेशियो 15, है ना, 16 रेशियो 15, 16 अनुपात 15, ठीक है।
अभी अभी किए हैं हम लोग प्रोपोर्शन के, ये आई थिंक अभी हमारा लास्ट चैप्टर था, फिर थोड़े दिन से क्लास नहीं हो पा रहा है ना, बट डेली करेंगे हम लोग एक फिक्स टाइम करके। देखिएगा, एक ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लगा है, आप लोग इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, है ना, अगर किसी का कुछ सही आंसर आता है तो। सिर्फ इसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लगा है। देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30%, ठीक, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखिए, एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, एक होता है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस को आपको बोला है सेलिंग प्राइस का 30% है, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम लोग 100 ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इसका 30% है, मतलब ये कितना ₹30 हो जाएगा। 30% लेस तो नहीं लिखा है ना, 30% ही डायरेक्ट लिख दिया है। अब क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस का पूछा है, तो 100/30 ऐसा करके परसेंटेज निकालते हैं, बट ऐसा आपका कोई सा ऑप्शन में ही नहीं है ना। बट जो आपके ऑप्शन में लिया गया है, ऑप्शन में आपके डी लिया गया है, तो मेरे को लगता है यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह प्रॉफिट होना चाहिए, कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो प्रॉफिट का कितना परसेंट है, अगर ऐसा पूछा जाता तब आपका ऑप्शन डी होता है ना। देखो, अगर मैं इसी को प्रॉफिट बोलूँ गेन बोलूँ, 100 रुपीज़ की चीज़ को थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक मुझे लगा, अगर किसी का कुछ और हो तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अगर मेरे को निकालना है सेलिंग प्राइस प्रॉफिट का कितना परसेंट है, तो मैं इसको इस तरीके से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई एग्री डिसएग्री हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या और हो सकता था, है ना। सेलिंग प्राइस मेरा था 100, प्रॉफिट है मेरा 70, मैं इसको परसेंट निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, एक जीरो कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 1000, ठीक है, नीचे कितना बचा 7, और परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज का सिंबल, ठीक है। थोड़ा कुछ टाइपिंग मिस्टेक था, देखिएगा, है ना। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी था, वो जब हम लोग रीजनिंग सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा। चलिए, देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का है। नेक्स्ट हम लोग यही टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे रेगुलर क्लास में। 3 partners in a business share their profit in the ratio of 5:7:8, ठीक है। 3 पार्टनर हैं, 3 साझेदार एक व्यापार में लाभ का अनुपात 5:7:8 में बांटते हैं, ठीक है। देखिए, किस रेशियो में इन लोग अपना प्रॉफिट बांटते हैं, तो जितना पैसा वो जितने टाइम के लिए लगाए हैं, जितना पैसा जितने टाइम के लिए लगाए हैं, जितना पैसा जितने टाइम के लिए लगाए हैं, उसी रेशियो में उनका बढ़ते जाता है, ठीक है। ये हम लोग इसके 5-6 केस होते हैं, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे, ठीक है। द individual amount they have invested in the business was for the period of 14 month, ठीक है, 8 month and 7 month respectively। देखिए, पहले तो इनके आपको प्रॉफिट का शेयर दे दिया है कितना, 5:7:8, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, पहला वाला अगर मैं बोलता हूँ, मान लो कि x रुपीज लगाया है, दूसरा वाला y रुपीज, तीसरा वाला z रुपीज। पहला वाला कितना लगाया है, 14 मंथ के लिए लगाया है, कितना x रुपीज, है ना, रेशियो। दूसरा वाला कितना, 8 मंथ के लिए लगाया है y रुपीज। तीसरा वाला रेशियो क्या लगाया है, 7 मंथ के लिए z रुपीज। अब आपको एक्चुअली में कितना पैसा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब एक तरीके से आपको x रेशियो y रेशियो z पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x रेशियो y रेशियो z को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, किसी को भी दो को आपस में कंपेयर करके, जैसे, है ना, कंपेयर एनी टू 5:7 किसके बराबर है, 14:8, और ये ऊपर की तरफ x है, नीचे की तरफ 5, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपका 2 7 जा 2 4 जा, ठीक है। x और y का रेशियो चाहिए 4 जा, है ना। x रेशियो y, यहाँ पे से आपका x रेशियो y आ जाएगा क्या, देखो तो ये x रेशियो y बचा, आप इसको इधर भेज दिए, क्या हो गया 20, 7 7 जा 49। अब अगला कंपेयर है आपका y और z का, यहाँ ऐसे करके, ठीक है, सेम चीज यूज करते हैं। अगला कंपेयर मैं कर रहा हूँ किसका, y और z का, तो 7:8 किसके बराबर है, 8y और 7z के, है ना, 8y और 7z, ठीक है। अब वही y रेशियो z आपको बचाना है, 7 को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर अब आपका क्या बच गया, देखिए y रेशियो z, ठीक है। 7 इधर चला गया, बचा कितना 49, ये 8 इधर चला गया, बचा कितना आपका 8 को नीचे भेज देंगे 64, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे अलग से कंपेयर नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि y का वैल्यू दोनों जगह ही 49 आ गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ x रेशियो y रेशियो z कितना है, जब x आपका 20 है उस समय y आपका 49 है, और जब y 49 है तो z आपका 64 है। यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन है, हम लोग इसको पार्टनरशिप को अलग से पढ़ेंगे, इसके सारे पार्ट सारे टाइप, ठीक। नेक्स्ट हम लोग यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना अभी। चलो, देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, और इसमें आपका डिस्काउंट भी यूज हुआ है।
इफ 32 इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ अ वॉच, ठीक है, देखिए फेस वैल्यू या फिर एमआरपी, प्रिंटेड रेट, जो भी कहा जाए, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से दीजिएगा। हम उसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, शॉर्टकट से बना सकते हैं ना, बेसिक मैथड भी यूज कर सकते हैं। इफ 32 इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ अ वॉच द शॉपकीपर गेन्स 20%, है ना, घड़ी के अंकित मूल्य से जब 32 रुपए कम कर दे रहा है, फिर भी शॉपकीपर क्या है, 20% प्रॉफिट कमा रहा है। if the cost price to be 640 and if it's sold as a face value then what would be the gain percent, मतलब अगर 640 रुपए का है और अंकित मूल्य पर ही बेच दे रहे हैं तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी हमारा एमआरपी सबसे ज्यादा होता है, एमआरपी पे हम लोग डिस्काउंट करते हैं तो कुछ हमारा सेलिंग प्राइस आता है ना, विक्रय मूल्य होता है, और सबसे कम हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मेरा एमआरपी है कितना, एमआरपी मेरा जितना भी है मैं उसमें डिस्काउंट कितने का दे रहा हूँ, 32 रुपए का दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सीपी से मैं 20% का प्रॉफिट तो ले ही रहा था, सीपी मेरा कितना था, 640, तो मेरा यहाँ पे कुछ सेलिंग प्राइस आ रहा था। अब मेरे को क्या कहा गया है कि मैं ये 32 रुपए भी और प्रॉफिट ले लूँ ताकि मैं इसको अपने एमआरपी पे ही बेच सकूँ, ठीक है। तो एक तो हम लोग कर सकते हैं कि इसका मैं 20% निकालूं, फिर उसमें 32 निकालूं, फिर मैं टोटल परसेंट निकालूंगा कि कितना परसेंट आ रहा है, तो भी मेरा यही आएगा 25%, है ना, आपका 160 आएगा, करके देखेंगे, ठीक है, कर सकते हैं आगे। मैं इसको दूसरी तरीके से देख सकता हूँ कि 20% मेरे को यहाँ पर मिल रहा है और अगला मेरे को ये मिल रहा है जो 32 रुपए, ये 32 रुपए मेरा कितना परसेंट है, मैं इसको ऐसा देख सकता हूँ। मैं सेलिंग प्राइस में ना बेचकर एमआरपी में बेच रहा हूँ, तो 32 मेरा कितना रुपए है मैं निकाल सकता हूँ, ये मेरा आएगा 5%, ठीक है। तो अब मेरा न्यू जो प्रॉफिट है, जो मेरा न्यू प्रॉफिट है, ये क्या हो रहा है, मैं 20% तो प्रॉफिट ले ही रहा था सेलिंग प्राइस में बेच के, और ये मैं 5% जो मैं डिस्काउंट कर रहा था ना, वो वाला डिस्काउंट अब नहीं किया, 20% जो था, सॉरी मैं 32 रुपये डिस्काउंट था वो भी नहीं किया, तो मेरे को टोटल नेट कितना मिल गया, आपका 25%, ठीक है। अगर मैं बढ़ाता 20% और उसके बाद फिर से 20% बढ़ाता, तब मेरा वो वाला फॉर्मूला लगता है, एक आप लोग फॉर्मूला देखे होंगे, एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अमाउंट का ही परसेंट निकाल दिए हैं, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लग रहा है ना। क्वेश्चन में समझे ना क्या हुआ, क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके से है, मेरे पास 640 रुपये का था, इसको मैं पहले ही 20% प्रॉफिट ले रहा था, अगर मैं इसमें 32 रुपये और लेने लगता, यही तो है ना कि अगर मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा था, 32 रुपये और लेने लगता, 32 कितना परसेंट है, 32 कितना परसेंट है, तो ये आपका 5% है, मतलब मैं 5% और लेता, 20% पहले मिल ही रहा था, 5% और ले लिया, मेरे को 25% मिल गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है परसेंटेज का। देखिए, टू टेलर्स एक्स एंड वाई आर पेड इन टोटल 550 पर वीक फॉर देयर एम्प्लॉयर, है ना, बाय देयर एम्प्लॉयर, मतलब दो टेलर हैं एक्स और वाई, उनको मिलता है 550 रुपये टोटल, ठीक है। एक्स की राशि पेड 120% द सम पेड टू वाई, मतलब एक्स और वाई को दोनों को मिलाकर कितना मिलता है, 550। एक्स को 120% मिलता है वाई का, मतलब वाई को अगर इतना मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, 120% ऑफ वाई, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 550। देखिए ये 1.2 और ये 1 दोनों मिलकर कितना हो गया, 2.25 इक्वल्स टू 550। मेरे को किसका पूछा है कि y को कितना मिल रहा है, सिंपल सा है, y का ही आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 550 बाई 2.2, डेसिमल हटाना है, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा ना, इसी को सॉल्व कर देना, देखिए 550 ये नीचे एक जीरो और ऐसा, बस अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11 टू जा 11 5 जा और ऊपर कितना 00, तो 500 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 250 रुपीज, ये आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना, ये सिंपल सा परसेंटेज का एप्लीकेशन है ना। देखिए एक फिर से प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ना, रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं। देखिए, राजा गॉट मैरिड 8 years ago, हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 times his age at the time of his marriage, है ना, मतलब किसी का शादी 8 साल पहले हुआ है, कहा गया है राजा का, और जिसका प्रेजेंट एज है ना, हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 times हिज मतलब उसका जो अभी एज है वो 6/5 है, जब वो शादी हुआ था तब, मतलब उसका जो मैरिज वाला एज है, मैरिज वाला एज है, मैरिज वाले एज का ऐसा लिखता हूँ, प्रेजेंट एज 6/5 है मैरिज वाले एज की, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसा रेशियो में भी लिख सकते हो, प्रेजेंट एज और मैरिज वाला एज क्या है आपका, अगर ये 6 है तो ये 5 है, ये 6x है तो ये 5x है,
और क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो 8 साल पहले मैरिज हुआ है ना, मतलब प्रेजेंट से अगर मैं मैरिज को माइनस करता हूँ, 6x माइनस 5x को माइनस करता हूँ तो 8 आता है। क्यों? क्वेश्चन में कहा गया है 8 साल पहले शादी हुआ है, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया है ना, x इक्वल टू 8। तो जब मेरा x का वैल्यू निकल गया तो मैं इनका प्रेजेंट एज और शादी वाला एज दोनों निकाल सकता हूँ। x की जगह पर 8 पुट कर दो तो 5 इंटू 8 कितना, सॉरी 6 इंटू 8 मतलब इनका प्रेजेंटली एज है 48, और 5 इंटू 8 मतलब कितना, 40 है ना, 40 साल के थे जब उनका शादी हुआ। अब क्या है, राजा सिस्टर वॉज 10 ईयर्स यंगर टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। अगर कोई आपसे 4 साल छोटा है तो आपसे 4 साल छोटा ही रहेगा, अभी भी हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो। क्या कहा है, राजा की कोई सिस्टर है वो उससे 10 साल छोटी है जब उनका शादी हो रहा था, तो राजा की सिस्टर का प्रेजेंट एज क्या होगा, है ना, राजा सिस्टर, सिस्टर का प्रेजेंट एज क्या होगा, ठीक है। तो जो राजा का प्रेजेंट एज है उससे 10 साल कम, क्योंकि एज 10 साल कम था तो हमेशा 10 साल कम रहेगा। राजा का प्रेजेंट एज कितना है, 48 ईयर, तो 48 में से आप 10 को माइनस कर दोगे, 38 ईयर्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग कैसे किए, आपको ये रेशियो दिया हुआ है, प्रेजेंट एज उसके मैरिज वाले एज का 6/5 है, मैं एम को नीचे ले आया, प्रेजेंट एज और मैरिज वाले एज का रेशियो क्या है, 6x 5x। ये दिया हुआ है कि 8 साल पहले शादी हुआ था, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है प्रेजेंट और मैरिज का कितना डिफरेंस है, 8। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू पुट कर दिया, दोनों का परसेंटेज निकल गया, है ना। अगर आपको मैरिज के टाइम पूछता तो आप मैरिज वाले में से माइनस करते, ठीक है, यही है ना, ठीक है। चलिए देखिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आपका आ गया है, किसका, मेंसुरेशन। अ कोन, हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर हैव अ सेम बेस एंड हाइट, ठीक है। समझ गए, शंकु, अर्धगोला और एक बेलन का समान आधार और समान ऊंचाई है। ये आपका एक शंकु है, ये आपका अर्धगोला है, और ये आपका एक बेलन है। सबका ऊंचाई समान है ना, ऊंचाई समान है। देखो ये जो अर्धगोला है इसका तो जितना रेडियस, इसका जो रेडियस इधर है, रेडियस ऊपर की तरफ भी होगा, मतलब आप ये समझ रहे हो क्या कि जो इसका हाइट है वही इसका रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबका ऊंचाई बराबर है, ठीक है, सेम हाइट और सेम बेस, इसका जितना बेस है वही इसका हाइट होगा, तो सभी का रेडियस और हाइट बराबर हो जाएगा, है ना। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, देखिए रेशियो, वॉल्यूम क्या क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r स्क्वायर एच, हाफ है ना इसलिए 2/3 है, फुल होता तो 4/3 होता। और ये कितना है, पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। अब मेरे को इनके वॉल्यूम का रेशियो देखना है, मेरे को एक चीज पता है कि जो हाइट है वो r के बराबर है, तो मैं h की जगह डायरेक्ट r ही पुट कर देता हूँ, 1/3 पाई r क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो है ना, 1/3 पाई r क्यूब, रेशियो 2/3 पाई r क्यूब तो है ही, और ये भी आपका क्या है, पाई आर का क्यूब, है ना, आर स्क्वायर इंटू आर, आर का क्यूब डायरेक्ट ऐसा लिख रहा हूँ। अब देखो जो जो कॉमन है ये आपका कट जाएगा, पाई r क्यूब, पाई r क्यूब, पाई r क्यूब, बच क्या गया आपके पास, 1/3, 2/3 और 1, ठीक है। मेरे को रेशियो के टर्म में चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मतलब कितना है यहाँ पर, 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, 1/2/3, है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो गया बी। इस चीज को ध्यान रखेंगे, हाइट क्या है वो आपके रेडियस के बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रेडियस की जगह में हाइट पुट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आपका डिस्काउंट वाला है, फिर से क्वेश्चन में क्या कहा गया है पढ़ते हैं आगे, देखिए समझते चलिएगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा ना। द परचेजिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 75% ऑफ इट्स फेस वैल्यू, है ना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 75% है। जैसे मैंने बताया एमआरपी आपका हमेशा ज्यादा होता है, हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, एमआरपी से। मतलब अगर आपका एमआरपी 100 रुपीज है, उसका जो परचेजिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो 75% का फेस वैल्यू का, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 75 रुपीज हो जाएगा। इफ ट्रेडर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 15%, मतलब अगर ये 15% का डिस्काउंट कर रहा है, 100 में से 15% का डिस्काउंट कर रहा है, मतलब ये 85 रुपीज का पड़ जा रहा है, ठीक है। देन हिज गेन परसेंट इज, देखिए गेन परसेंट पूछा गया है, गेन परसेंट मतलब क्या होता है, आपको कितना गेन मिला, अपॉन हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं किससे, सीपी से, इंटू 100। गेन कितना का मिला है बताओ आप, 85 रुपीज का सेल किए हो, था कितना, 75 रुपीज का, डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, 10 अपॉन 75 इंटू 100,
इसको आप और कट करना चाहोगे यहाँ से कट भी कर सकते हो, 4 3 जा 4, सॉरी 25 3 जा 25 4 जा, बचेगा कितना 10 है ना, 40/3, 40/3 या फिर इसी को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 13 होल 1/3%। ठीक है, आपका आंसर है ये ए। ओके, देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर डिस्काउंट का है आपका, सिंपल सा एप्लीकेशन है, इसको समझने का ट्राई कीजिएगा। द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% इज इक्विवेलेंट टू, अगर आपको दो डिस्काउंट मिल रहा है 20% फिर 10%, इसका मतलब क्या हो रहा है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, पहले आपका 100 रुपीज का था, जब आपको उसमें 20% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब वो प्रोडक्ट था ना, डिस्काउंट नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो प्रोडक्ट 80 रुपीज का रह गया। अब फिर से जब इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो 80 का 10% का है 8, इसमें से आप 10% माइनस कर दोगे तो ये आपको कितने का रह गया, 72 रुपये का रह गया, 72 रुपये का रह गया, 72 रुपये डिस्काउंट नहीं हुआ है ना, मतलब आपको अब एक्चुअल में डिस्काउंट कितने का हो रहा है, जो 100 रुपीज का चीज था उसके लिए आप 72 रुपये दे रहे हो, मतलब आपको कितने रुपये कम देना पड़ रहा है, 28 रुपये। और जब हम लोग हर चीज 100 रुपीज में बात कर रहे हैं, मतलब वही आपका परसेंट है, इसका आंसर क्या आ गया 28%। परसेंट, जिस भी चीज को हम लोग 100 में कंपेयर करते हैं, आपका परसेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए फिर एक सिंपल सा मेंसुरेशन का आप देख रहे हो, अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुका है ना। 3 स्फीयर्स ऑफ रेडियाई है ना, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू स्फीयर, मतलब हमारे पास 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया। बड़े गोले का व्यास कितना है, हम लोग जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। और कभी भी जैसे हम लोग किसी चीज को पिघला कर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है ना, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मतलब जो मेरा नया वाला वॉल्यूम है ये क्या है, 4/3 पाई, मैं बड़े वाला जो अभी क्यूब बनेगा इसमें मैं आर, बड़ा आर लिखता हूँ। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4/3, छोटे वाले आप तीनों को ऐड करोगे ये पाई है ना, 4/3 पहले वाले का आर क्यूब, फिर से 4/3 पाई दूसरे वाले का आर क्यूब, और यहाँ क्या है 4/3 तीसरे वाले का आर क्यूब। बस अब इसको सॉल्व करो, देखो सिंपल सा है, 4/3 सब में कॉमन है, ये कट जाएगा आपका। यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा लिख कर दिखा दे रहा हूँ, समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये क्या है आपका 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ क्या है 4/3 पाई सबसे कॉमन, उसके बाद r1 क्यूब, r2 क्यूब, क्यूब, r3 क्यूब, क्यूब। ठीक है, जितना जितना कॉमन है इसको कट कर दो, फिर आगे सिंपल हो जाएगा। 4/3 सब में है, कट गया। अब यहाँ पर आर क्यूब, पहला वाला आर कितना है 3, तो 3 का क्यूब, दूसरा कितना है 4 का क्यूब, और तीसरा कितना है 5 का क्यूब। ये क्या है आपका आर क्यूब के बराबर, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौक 64, यहाँ पे कितना हो गया 54, और ये कितना हो जाएगा आपका 125। हम लोग सबको सम करेंगे, मेरा 216 आएगा आर क्यूब, मतलब आर का ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है ना, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे है ना, 6 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करोगे, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 6 होगा, आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करोगे उसकी यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। ठीक है, चलो एक सिंपल सा फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देखिएगा है ना, इसको हम सिंपल वाले प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्योमेट्री में ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ना, 1 2 3 4 4 है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर आप अंदर का सभी को सम करोगे एंगल को, तो कितना होता है 360 डिग्री होता है। मान लो कि मैं यहाँ पर इसको अभी है ना, नाम देने के लिए थोड़ा सा दे रहा हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि मान लो कि ये आपका एंगल वाई। ठीक है, तो एक चीज ये समझ रहे हैं क्या, कि अगर मैं सभी इसके अंदर के एंगल को सम करूँ है ना, एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है ना, प्लस एंगल वाई अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, और सिमिलरली है ना, सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं बोलता हूँ एक्स और वाई, अगर आप एंगल एक्स और एंगल वाई को ऐड करते हो तो एक पूरा सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है मतलब टोटल 360 डिग्री होगा है ना, टोटल आपका 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों को कंपेयर अगर आप करते हो, ये भी 360 है, ये भी 360 है, ये भी वाई है, ये भी वाई, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, प्रॉपर्टी में हल्का सा समझा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, इन तीनों के बराबर है क्या एक्स। ठीक है, इन तीनों के सम के बराबर है एंगल एक्स, क्यों, क्योंकि ये एक पूरा सर्कल बन रहा है, सर्कल का अगर आप एंगल देखोगे तो यही आपका
360 डिग्री होता है ना। तो अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या पता चलता है, अगर मैं बाकी के तीनों एंगल को सम कर देता हूँ तो यही मेरे एंगल एक्स के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, बाकी के तीनों को सम कर दीजिए। एंगल ए मतलब कितना 40 डिग्री, एंगल बी मतलब कितना 30 डिग्री, और एंगल सी मतलब कितना 50 डिग्री। यही मिलाकर मेरा एंगल एक्स है। ठीक है, कितना हो गया ये आपका 90 और 30 120, इसका आंसर हो जाएगा एंगल एक्स मतलब आपका 120 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। डाउट होगा पूछिएगा, है ना। यहाँ पर मैं इसको कैसे किया, अंदर के सबको जोड़ रहा था 360 हो रहा था, एंगल एक्स और वाई को जोड़ रहा था तो भी 360 हो रहा था। दोनों में तो वाई है ही, है ना। हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। वाई वाई बराबर है, 360 बराबर है, तो बचे हुए तीनों का सम एक्स बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से एक एवरेज का यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें। तो द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है। 20 नंबर का एवरेज अगर 0 है तो इसमें से ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, तो इसमें से कितना नंबर है जो 0 से ज्यादा हो सकता है ना। देखिए मैक्सिमम पूछा है आपसे, है ना, मैक्सिमम कितना, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, तो कितना पॉजिटिव हो सकता है पूछा है, ग्रेटर देन 0 मतलब है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके 20 नंबर भी पॉजिटिव हैं, अगर इसको आपको 0 करना है तो एक नंबर ही काफी है ना। अगर मान लो इतना आपका पॉजिटिव में एक्स हो रहा है सभी का टोटल, ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, टोटल ये आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स कर देगा तो भी आपका बराबर हो जाएगा। एक आपको चाहिए उसको निगेटिव करने के लिए, बाकी को आप पूरा पॉजिटिव मान सकते हो, है ना। ये कहते हैं कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। अगर आपके 19 नंबर भी पॉजिटिव हैं तो भी उनका एवरेज आपका 0 हो सकता है, एक नंबर सभी नंबर के सम के बराबर हो और निगेटिव में होगा। ठीक है, चलिए द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 एंड 54 लिव्स इन ईच केस रिमाइंडर ऑफ 8, वह छोटा छोटा अंक क्या है जिसको आप 12 15 20 और 54 से विभाजित करोगे तो 8 से फल मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ का है, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो वो नंबर जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो, है ना, वो नंबर जो इन सारे नंबर का मल्टीपल हो, डिवाइड हो मतलब तो वही जो सारे नंबर का मल्टीपल हो, सभी का मैं बोल रहा हूँ मतलब सभी का कॉमन हो, और छोटा से छोटा मतलब लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको निकालना है क्या, एलसीएम ऑफ, है ना, एलसीएम ऑफ कितने कितने निकालना है, 12 15 20 और 54। ठीक है, एलसीएम निकालने आता होगा, अगर नहीं आता है मैं यहाँ पर एक बार आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया 12 15 20 और 54। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या आता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कम से कम किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। ठीक है, 16 सॉरी 6 जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख दीजिए, जो डिवाइड हो रहा है उसका क्वेश्चन को लिखते चलिए। ठीक है, फिर से सबसे छोटा प्राइम नंबर कम से कम किसी एक को डिवाइड करे, ये तो क्या हो जाएगा 3 15 5 27। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कम से कम किसी एक को डिवाइड करे, 2 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, है ना। ये 3 1 जा 5 जा 5 जा 9 जा। ठीक है, अब इसके आगे पिछले भी समझा रहा हूँ तो पूरा कर दे रहा हूँ, है ना। ये आपका 3 से जाएगा, फिर से 1 5 5 3, फिर से एक बार 3 से तो ये आपका 1 5 5 1, और फिर ये अगला 5 से। ठीक है, ये आपका 1 1 1 1। मतलब अगर मैं इन सब का एलसीएम बोलता हूँ तो मेरा एलसीएम क्या होगा, सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो गया आपका 5। ठीक है, इन सबको जब हम लोग सम करते हैं ना, ये आपका कितना हो गया, ये 4 4 5 20 और ये 3 3 9 27 27 और 20, कितना हो जाएगा आपका 540। मतलब 540 ऐसा नंबर है जो ये सभी से डिवाइड हो जा रहा है ना। ये क्या है, सभी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन हमको तो क्या चाहिए कि सभी नंबर से डिवाइड मत हो। कितना आपका 8 रिमाइंडर बचे, इसलिए हम इसमें 8 क्या कर रहे हैं, उस नंबर में 8 एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरा नंबर क्या बन गया 548, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया 548। एलसीएम जो सभी से डिवाइड हो जाएगा, सभी का मल्टीपल होगा, है ना। फुल फॉर्म यही होता है मल्टीपल कॉमन लिस्ट वाला, है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए आगे देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का है। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल्स अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक वाहन चालक है 150 किलोमीटर गया है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, एंड रिटर्न 30 किलोमीटर पर आवर, और वापस आता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, समान दूरी तय करता है, क्वेश्चन में लिख भी दिया है समान दूरी। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर। देखिए जब भी आपका डिस्टेंस इक्वल हो
और हम लोग जाते टाइम एक्स डिस्टेंस से गए, आते टाइम वाई डिस्टेंस, सॉरी एक्स स्पीड से गए, वाई स्पीड से आए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब डिस्टेंस इक्वल हो, क्वेश्चन में अगर नहीं भी लिखा है तो समझिएगा, अगर आप कहीं से जाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और अगर आप उसी पोजीशन में वापस आ रहे हो, है ना, समझे ना क्या मैं बोल रहा हूँ कैसे, कि अगर आप कहीं गए हैं, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस गए हैं और वहीं से आप वापस आए पिछले प्लेस में, तो आपको ये डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा कि ये कितना दूरी था, ठीक है, डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा कि कितना दूरी था, डिस्टेंस अगर इक्वल है ना, तो और जिसका अलग अलग आपका स्पीड है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो एवरेज स्पीड क्या होता है, 2xi अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। ये होता कैसे है, मैं आपको इसको, ठीक है, ये होता कैसे है मैं आपको इसको डेरिवेशन बताऊंगा जब हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझेंगे क्या कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इक्वल डिस्टेंस गए हैं एक्स स्पीड से, इक्वल डिस्टेंस आया वाई स्पीड से, तो टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा, 2xi अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं, यहाँ डिस्टेंस मेरा इक्वल है, तो पहला वाला स्पीड कितना था 50 किलोमीटर, दूसरा वाला स्पीड कितना था 30 किलोमीटर, और दोनों को यहाँ पर आप ऐड कर दो, 50 प्लस 30 मतलब 80, है ना। बस इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 52 जा 100 और 100 3 जा 30 जाइए, कितना हो गया आपका, देखिए 3 जा होता 300 होता है, ये 3000 और ये क्या है 80, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा कट करते जाएंगे, 0 0 कटेगा, आंसर आपका आएगा 37.5 यूनिट आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग सिर्फ तभी लगाएंगे जब इक्वल डिस्टेंस होगा, अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला में हमको डिस्टेंस का काम भी नहीं पड़ा, है ना, बस डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किया आंसर। चलिए देखिए, अच्छा सा एक क्वेश्चन है, फिर से आपका ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब एक घन का टोटल सरफेस एरिया एंड आई स्क्वायर आर इक्वल, और एक क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ समान, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, है ना। एक आपका क्यूब ऐसा जिसके सभी साइड बराबर, सरफेस एरिया क्या होता है 6a² मतलब अगर इनका एक साइड का हाइट a है, ठीक है, एक तरफ का आप सरफेस एरिया निकालोगे, छह साइड बराबर होता है, तो 6a² है, और वॉल्यूम बोलेगा तो क्या बोलोगे a³ सिमिलरली अगर जो हमारा स्फीयर है, गोला है, तो उसका क्या सरफेस एरिया होता है 4πr², और वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr। अब मेरे को क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखिए आपका सिंपल मेंसुरेशन का कितना क्वेश्चन आ रहा है ना। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों का सरफेस एरिया बराबर है, मतलब जो 6a² है ये मेरे किसके बराबर है, हाँ सरफेस एरिया इक्वल है, तो क्या है मेरा 6a² ये किसके बराबर है 4πr² के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a/r का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, क्या a/r, a को इधर रखा r को इधर रखा, ठीक है। चलो अभी फॉर द टाइम ये स्क्वायर है, ये क्या हो गया 4/5 है ना, ये 2/3, ठीक है। इसी चीज को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई में लिखता हूँ, a/r क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर रूट में ले आओ 2/3, और ये पाई भी रूट के अंदर ही, ठीक है। अब मेरे को क्या कहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, अब इनका वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो कितना हो रहा है आपका, किसका वॉल्यूम क्यूब का, सॉरी वॉल्यूम क्यूब का अपॉन वॉल्यूम स्फीयर, ठीक है। तो ये कितना है आपका a³ और ये कितना है आपका 4/3πr³, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको a/r का रेशियो तो पता है, बस उसको पुट कर दो, 3 मान लो ऊपर चला गया, 3/4 पाई नीचे ही है, ये a/r का होल क्यूब, ठीक है। a/r का वैल्यू आपको पता है ना, यहाँ पर इसका मेरे को क्यूब करना है, स्क्वायर में तो एक बार सब निकल जाएगा, और एक बार और मल्टीप्लाई है तो एक बार सब ऐसे ही रह जाएगा, तो बस इसको अब हमको सिंप्लीफाई करना सीखना है, 3/4 पाई नीचे है ही, एक बार स्क्वायर है करके आपका सारी चीज एक बार निकल जाएगा, तो आपका 2/3 पाई बचेगा, और सिंस ये क्यूब है इसलिए आपका एक बार फिर से बच गया √2, √3 और ये √5, ऐसा लिख दिया है ना, समझने में आसानी होगा। बस अब इसको सॉल्व करो, 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, ये 2 ऊपर भी है, ये 2 2 जा, अब ये √2 है, ये √2 है, तो ये √2 से √2 टाइम्स, है ना, पाई यहाँ भी है पाई यहाँ भी है, कट गया, ऊपर क्या बचा है आपका √पाई और नीचे क्या बचा है √2 √3। इसी चीज को सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ऊपर क्या बचा है √पाई और नीचे क्या बचा है √6, ठीक है। थोड़ा मेरे पीछे दब गया होगा बट ये आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा बस सिंप्लीफाई को समझना है ना। यहाँ पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे अलग से एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, a/r
आर का वैल्यू दिया हुआ था कितना, √2/3 पाई। ठीक है, अगर मैं इसी का क्यूब करूंगा, इधर भी क्यूब हो जाएगा, इधर भी क्यूब हो जाएगा, और जब मैं इसी को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बार में तो ये आपको निकल जाएगा 2/3 पाई, और एक बार में जो नहीं निकला तो √2 नीचे √3 और ये √पाई। ठीक है, ऐसा। और ये तो आपका था ही 3/4 पाई। बस इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, 3 से कट गया, 2 टाइम्स कट गया, √2 जा कट गया। ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो ऊपर की तरफ क्या बचा है, √पाई, नीचे की तरफ क्या बचा है, √2, तो √3 इसी को सिंप्लीफाई किए तो ऊपर में √पाई है, √2 इंटू √3 मतलब कितना हो गया, √6। यही आपका आंसर। ठीक है, चलो देखिए, सिंपल सा वी बोर्ड मास का है, और एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने मिलेगा यूट्यूब पे। वी बोर्ड मास सर्च करोगे तो यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। हाँ, देखिए सिंपल सा है, ये आपका वी बोर्ड मास से सॉल्व होगा। वी बोर्ड मास मतलब क्या है, एक सेट ऑफ रूल है, मतलब आपको इस ऑर्डर में सॉल्व करना है आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, है ना। वी मतलब क्या होता है, वर्नाकुलर, है ना, वर्नाकुलम कहते हैं, मतलब जिसके ऊपर भी ये आपका बार सिंबल लगा है ना, आप यहीं से इसको एक ऐसा ब्रैकेट की तरह मान लीजिए, और सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से एक ऐसा ब्रैकेट की तरह मानेंगे, और सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या होता है आपका ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट का आपका ऑर्डर होता है ना, जो सबसे अंदर की तरफ है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। ओ फॉर ऑफ, कहीं कहीं भी क्वेश्चन में हमको लिखा होता है 3/4 ऑफ, 30% ऑफ, वो वाला। ठीक है, डी फॉर डिवीजन, इस ऑर्डर में सॉल्व करना है ना। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, और एफ फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमको सबसे पहले बिना कॉलम दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से मान के चलो, है ना, ये आपका 1/4 माइनस 1/6। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 12, तो 4, ये 12, 6 दूनी, मतलब ये आपका 1/2 हो रहा है, इतने का वैल्यू आपका। ठीक है, इतने का आपका 1/12 हो रहा है। ठीक है, इतने का आपका, चलिए अब स्पेस कम है तो मैं इसी को डायरेक्ट इसके नीचे ही सॉल्व करते जा रहा हूँ। यहाँ पर जो ऐसा है ना, होल में इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4 × 12 और एक कितना 13, ये आपका क्या लिखा गया 13/4। ठीक है, 13/4 डिवाइडेड बाई ये आपका करली ब्रेकेट, ये आपका कितना है 4 एकम 4, और ये क्या हो गया 5/4, माइनस ये आपका कितना है 1/2, और उसके बाद ये आपका कितना है, ये 2 × 2 = 4, और ये कितना हो गया 5/2। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बिना कॉलम को सॉल्व करते हैं, है ना, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 4 या 12, 6 दूनी, मतलब ये आपका कितना है 1/2 है। ठीक है, तो सॉरी 1/12 है, तो ये हम लोग लिख लिए 1/12, ये आपका सारे ब्रैकेट्स को हमने क्लोज कर लिए। अब अगला क्या हो जा रहा है फिर से, 13/4 डिवाइडेड बाई ये कितना था आपका 5/4, माइनस अभी देखिए ये आपका 1/2 से मल्टीप्लाई में है ना, इसको आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका, दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका 12 हो गया, है ना। तो दो, 6 6 पंचे 30, 30, और ये कितना है आपका 12 तो है ही, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 29, और नीचे कितना बच रहा है आपका, ठीक है 29, और नीचे कितना बच रहा है, दोनों मिलाकर हो गया 24। ठीक है, तो इसको अब हम लोग कैसे लिखते हैं आगे, 13/4 डिवाइडेड बाई ऐसा 5/4 माइनस नीचे कितना बचा था 24, ऊपर कितना बचा था 29, ये करली ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए फिर से ब्रैकेट जो है अंदर वाला उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ये डिवाइड डिवाइड। ठीक है, तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ 13/4 डिवाइडेड बाई, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ 24, 4 6 जा 6, 5 जा 30, माइनस 24 तो है ही, तो ये आपका क्या हो गया 29, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, डिवाइड करना है तो जो डिवाइड हो रहा है उसी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो रिवर्स करके, ये तो आपका हो गया 1/24, है ना, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13/4, और मल्टीप्लाई करके मैं इसको रिवर्स कर दिया 24 बाई कितना 1। अब बस इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 8 जा, ठीक है सॉरी 4 6 जा, 4 6 24, 6 13 जा, आपका आंसर हो जाएगा 78, ये आपका आंसर हो गया 78। ठीक है, बस आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है ना, बिना कॉलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलिए देखिए क्वेश्चन फिर से एक, when 24 is subtracted from a number it reduces to its 4/7। ठीक है, मतलब किसी नंबर से जब हम लोग 24 को घटाएंगे वो अपना 4/7 हो जाता है, सिंपल सा है। या तो आप समझ सकते हो 4/7 घटा रहे हैं मतलब 3/7 बच रहा है, या फिर सिंपल सी बात है अगर कोई नंबर x है उसमें से मैं 24 माइनस कर रहा हूँ तो वो नंबर अपना 4/7 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको सम ऑफ डिजिट बताना है, तो पहले तो आप नंबर निकालोगे,
एक्स को आप इधर की तरफ ले जाओ, एक्स माइनस 4/7 एक्स इक्वल टू 24, मतलब क्या 3/7 एक्स इक्वल टू 24। सॉल्व कर लो, 3 8 जा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 56। मुझसे क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, इनके जो अंकों का योग है ना, सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 5 + 6, 5 और 6 मिलाकर क्या हो गया 11। ये क्या आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा पाइप एंड सिस्टम का आपका क्वेश्चन है। 16 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 14 मिनट्स, है ना, 16 पाइप है वो 14 मिनट्स में एक टंकी को भरते हैं। 9 पाइप्स बिकम अनसर्विसेबल, 9 पाइप क्या है, खराब हो गया। तो अब क्या है, रिमेनिंग पाइप से टंकी कितनी देर में फिल होगा, ठीक है। मैन, आपका जो टाइम एंड वर्क वाला जो क्वेश्चन होता है ना, मैन की जगह बस पाइप कर दीजिए और वर्क की जगह टाइम कर दीजिए, टाइम फिल करना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना, M1 T1 इक्वल्स टू M2 T2, सिमिलर सा है। यहाँ पर आपका मैन की जगह पाइप हो गए, 16 पाइप थे, 14 मिनट में फिल करते थे। अब आपके पास पाइप कितने बच गए, 16 में से 9 पाइप खराब हो गए, ठीक है। तो बचे हुए कितने देर में भरेंगे, ये आपका T2, बस आपको एक ही इक्वेशन, एक ही फाइंड करना है। ये आपका 16 - 9 मतलब 7, 7 2 जा, तो T2 का वैल्यू कितना आ गया आपका 32 मिनट, ठीक है। अगर आप टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़े हो तो आपका पाइप एंड सिस्टम भी पूरा कंप्लीट ही है। बस इसमें एक चीज नेगेटिव वर्क वाला कॉन्सेप्ट अलग से आता है ना। चलिए देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, साइक्लिसिटी हम लोग अभी पढ़े हैं, यूनिट डिजिट अभी अभी पढ़े हैं, है ना। जो नहीं देखे हैं देखिएगा जरूर, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ कंप्लीट मैथमेटिक्स का, उसमें भी है, और इसका भी हम लोग एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। आरआई का एग्जाम का अलग से प्लेलिस्ट है, सीजी व्यापम का जितना एग्जाम है उसका एप्टीट्यूड रीजनिंग किए हैं वो एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप इसको प्रैक्टिस सेशन की तरफ देख सकते हो। यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी नंबर के एंड में अगर 3 है उसको आप 65 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। 3 का साइक्लिसिटी कैसे होता है, सबसे पहले 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट में 9, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट में 7, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट में 1, है ना। 6 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। इसके बाद ये रिपीट होना चालू हो जा रहा है ना। सिमिलरली 7 को आप एक बार में 7 है, 7 7 जा 49, 9 7 63, फिर 3 है ना। यही है जो आपका ऑड नंबर रहता है 1 आता है, इवन नंबर में 6 आता है, एक्सेप्ट 5 और 0, ठीक है। चलो अब देखो 65, 3 को अगर मैं 65 कर रहा हूँ मतलब क्या आ रहा है, जब आपका इसका जो पावर होता है ना 3 के पावर में 65, इसको आप 4 से डिवाइड देकर देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है। इसको आप 4 से डिवाइड देकर देखोगे रिमाइंडर आपका 1 आएगा। तो जितना आपका रिमाइंडर आ रहा है ना उतने नंबर के आप टर्म को गिनो। पहले नंबर में आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे रिमाइंडर अगर आपका 2 आता तो आपका यूनिट डिजिट में कितना आता, ठीक है, ये आता 9। यूनिट डिजिट में 3 आता तो यूनिट डिजिट में 7 आता है ना। रिमाइंडर में जो उसके पावर है उसको मैं 7 से डिवाइड करने के लिए बोलता, सॉरी 4 से डिवाइड करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। यूनिट डिजिट में अगर आपका 0 आता मतलब क्या होता है, आपका यूनिट डिजिट में आपका 1 आता। अब यूनिट डिजिट में मेरा, सॉरी पावर का मैं 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है, 4 का साइक्लिसिटी होता है। इस टॉपिक को देखिएगा, है ना, जो नहीं देखे हैं एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे बहुत शॉर्टकट भी बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 65 को आप डिवाइड किए 4 से, रिमाइंडर आया 1, मतलब पहला नंबर का जो टर्म है वो आपका यूनिट डिजिट बनेगा 3। 6, 6 किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में आप 6 से आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करोगे उसका यूनिट डिजिट में हमेशा 6 ही आएगा। 7 है ना, 71, इसको आप 71 को आप 4 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर आएगा 3। मतलब जो तीसरे नंबर का टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर का टर्म है ये, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही पूरे प्रोडक्ट का भी यूनिट डिजिट आएगा, इकाई अंक आएगा। 3 तिहाई 9, 9 छक्के 54, है ना। यूनिट डिजिट आपका क्या आ रहा है 4, बस आपको यूनिट डिजिट ही ध्यान देना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। देखिएगा इस टॉपिक को बहुत शॉर्टकट बनता है इससे, ठीक है। चलिए देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, फिर से प्रॉफिट लॉस, जिसमें फिर से आपका डिस्काउंट इंक्लूड है। शॉपकीपर ऑन अ फेस वैल्यू ऑफ एन आइटम अलाउस कमीशन ऑफ 8% एंड अर्न्स 50%, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दुकानदार है वो 8% कमीशन देता है मतलब डिस्काउंट देता है, फिर भी वो 50% लाभ कमाता है। यदि इस किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपीज है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए MRP सेलिंग प्राइस CP, सीपी मुझे दिया है 80 रुपीज है, ठीक है। अब मैं इसमें कमा रहा हूँ कितना, 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट। 80 रुपये में आप 15% बढ़ा दोगे 10%, 8, 5%, 4, 8 और 4 12, मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या आ गया 92 रुपीज, ठीक है। अब मेरे को ये कहा गया है कि मैं 8% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरा MRP क्या होगा, तो मैं किस अमाउंट में, वैसे तो दिख रहा है 100 है बट मैं यहाँ पर एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ।
किस अमाउंट में मैं डिस्काउंट दूं 8% की मेरे ये 92 रुपीज़ आ जाए। ठीक है, यहाँ से मेरा एमआरपी निकल जाएगा, क्या मैं कितना डिस्काउंट दिया 8%। ठीक है, मैं कितना डिस्काउंट दिया 8%, मतलब 92% रह गया, और 92% ही 92 है, मतलब मेरा जो एमआरपी है ये मेरा 100 रुपीज़ है। ठीक है, सिंपल सा है ना, ये आपका 100 रुपीज़ है, ये आपका 92 रुपीज़ है, और ये आपका 80 रुपीज़ है। 15% प्रॉफिट हो रहा है, 8% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, वही क्वेश्चन है बस आपका। ठीक, जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा कुछ नंबर करके कमेंट कीजिए। चलिए, देखिए सिंपल सा, फिर से एलसीएम एचसीएफ का आपके पास प्रॉब्लम है। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ में आपको फ्रैक्शन का है ना, ध्यान दीजिएगा। 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर 30 मिनट, 1 आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, है ना, 1 आवर 45 मिनट रिस्पेक्टिवली। ऑल द डिवाइस बीप टुगेदर एट 12 नून, 12 बजे बीप किए हैं, तो अगली बार कब बीप होंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या है ना, जो भी आपका 30 मिनट का ये हमेशा 30 मिनट के इंटरवल में बीप करेगा। 1 आवर वाला है वो हम 1 आवर में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ऐसा है ना। जो 1.5 घंटे का है और 1.5 घंटे में बीप करेगा। ठीक है, और ये 1 घंटा 45 मिनट में बीप करेगा। ठीक है, मतलब ये तो समझ में आ रहा है आपको, इनका मल्टीपल निकालना है कॉमन, और तीनों का छोटा से छोटा वाला। ठीक है, देखिए मल्टीपल निकालना है तो सब आपका एक ही टर्म में होना चाहिए। 30 मिनट है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 आवर लिख सकता हूँ। ठीक है, सबको मैं एक यूनिट में ला रहा हूँ आवर में, और अगला वाला तो 1 आवर है ही। अगला क्या है, 1/2 आवर, है ना, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5 घंटा, मतलब 3/2 आवर। और ये कितना है, 1 आवर 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट, मतलब कितना, 45/60, 3/4, मतलब ये क्या हो गया, 1/3/4। और सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 4 × 4, 4×3 = 7, इसको आप क्या लिख सकते हो, 7/4 आवर। ठीक है, ये सब आवर हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। अब जब मेरे पास एलसीएम का फ्रैक्शन में है तो हम लोग कैसे निकालते हैं एलसीएम फ्रैक्शन का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इन सब का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, 1/3। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इनका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 1137, इसका आप एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा 21। और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर है ना, एचसीएफ कितना है, ये तो 1/1 है ना, तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है आपका, 1 ही आ रहा है। मतलब ये आपका कितना आ गया आंसर, 21 आवर। अगली बार ये 21 आवर पे बीप होगा। ठीक है, अगली बार ये 21 आवर पर बीप होगा। अब जब ये 12 बजे, रात के 12 बजे, अगर सॉरी 12 बजे ये दोपहर में हुआ है बीप, तो अगली बार ये 21 घंटा, तो जो आपका 12 नून है, दोपहर के 12 से आप 21 आवर ऐड कर दोगे, है ना, 24 घंटा होता है तो फिर से 12 बजता है, लेकिन उससे 3 घंटे कम, मतलब आपका क्या है 9 AM। ठीक है, दोपहर के 12 से 3 घंटा पहले 9 AM में एक साथ बीप होगा। ठीक है, चलिए अगला, 1/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 5/8 ऑफ अनदर नंबर। मान लीजिए पहला नंबर मेरा x है, तो मेरे को ये कहा गया है कि पहले नंबर का 1/5 दूसरे नंबर का 5/8 है, ऐसा कहा गया है ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई आगे कर लेंगे, देखते हैं। इफ 35 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, मतलब फिर से यहाँ पे एक और कंडीशन दे दिया है, पहले नंबर में अगर 35 ऐड किया गया तो ये क्या हुआ, इट बिकम 4 टाइम्स द सेकंड नंबर, दूसरे नंबर का 4 गुना हो गया। ठीक है, तो आपको सेकंड नंबर मतलब आपको y बताना है। आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लीजिए। इसको हम लोग x और y के टर्म में लाते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, x और y के टर्म में लाता हूँ। 5 को मैं इधर भेज दिया, x को मैं इधर भेज दिया, क्या हो गया आपका 8x इक्वल टू 25y, है ना। अब यहाँ पर क्या आपका x प्लस 35 इक्वल टू y। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर ये 8x का वैल्यू आपको पता है, इसको अगर मैं 8x बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा, 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आपका ये मल्टीप्लाई बाई 8, है ना, ये आपका 8x हो जाएगा। तो 35 दूनी 70 और 6 के 80, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, कितना, ये 32y। ओके, अब आपको 8x का वैल्यू आपको पता है कितना, कि 25y है। यहाँ हम लोग क्या कर दिए, 25y प्लस 280 इक्वल टू 32y। 25 को आप इधर भेज दोगे, है ना, कितना बचेगा 7, तो 280 इक्वल टू 7y, और y इक्वल टू 7 से डिवाइड कर दिए, क्या हो गया 40। ये आंसर निकल गया। सेकेंड नंबर ये पूछा था, सेकेंड नंबर आपको 40। ठीक है, वही है, बस हम लोग वैल्यू पुट किए हैं, है ना। चलिए, देखिए द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा होता है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल का द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा और 9 थीटा था। फाइंड द डिफरेंस ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। देखिए
क्या होता है, अंदर के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इन सभी को सम करूंगा तो मेरा 360 आएगा। और मेरे को क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। देखो सिंपल सा है, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा प्लस 9 थीटा इक्वल टू 360। कितना है आपका, 5 5 9 9, ये 18 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू आपका आगे 20 डिग्री। अब से क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस है ना, 9 थीटा डिफरेंस। लार्जेस्ट क्या है 9 थीटा, स्मॉलेस्ट क्या है 2 थीटा, मतलब क्या आ रहा है 7 थीटा। थीटा का वैल्यू आपको पता है कि 20 है, तो इसमें आप 20 का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आंसर आ गया 1 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो लास्ट क्वेश्चन है देखिएगा, थोड़ा सा अजीब सा है ना। यहाँ पर क्या है, आपको कहा गया है कि एंगल ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। हालांकि ये एंगल 90 डिग्री की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मानेंगे। एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एंगल आपका 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो 90 प्लस 3x आपका 90 डिग्री प्लस 3x को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन मतलब ये क्या होगा, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। अब 90 को आप इधर माइनस किए, 3x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू तो आपको निकल गया 30 डिग्री है, दो में है 30, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसी को आप ऊपर की तरफ देखो, ये जो अभी हम लोग नीचे की तरफ है ना, अब यहाँ पे हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं। अब इसी को अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं स्ट्रेट लाइन, तो x डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। x का वैल्यू आपके पास यहाँ पे है ही 30 प्लस 60 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180। ये देखो 90, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, x का वैल्यू 30, y का वैल्यू 90, दैट इज योर ऑप्शन डी। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, 30 के 30 पूरे क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, है ना। जितना भी हमारे पास प्रीवियस पेपर है इतना तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, और जो हमारा अपकमिंग है इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे ही हमारे को पेपर मिल जाएगा सॉल्व कर लेंगे। पेपर, मॉडल आंसर और जो हमें सॉल्व करना है सबका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। थोड़े दिन में मिल जाएगा, अगर अभी सबका लिंक ऐड नहीं हो पाया है तो जैसे क्लास बनेगा ऐड कर दूंगा। सबको आपको बस क्लिक करना है और सब आपको एक साथ ओपन हो जाएगा। और बाकी यूट्यूब पे हम लोग डेली 11 AM पर लाइव क्लास कर रहे थे कंप्लीट मैथमेटिक्स का। कुछ दिन से अभी बंद है, बट फिर से जल्दी चालू करेंगे। और अभी जो हम लोग 2018 का किए है ना, इसका नेक्स्ट रीजनिंग को भी सॉल्व कर लेंगे, जितना पेपर बचा हुआ उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते चलिएगा। और अगर किसी का कुछ भी सजेशन होता है, डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। इमेज भेज के पूछना चाहेंगे, टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी नोट्स स्टडी मटेरियल चाहिए और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लाइक PDF का लिंक हो गया, मेरा email ID, फेसबुक प्रोफाइल, जो भी और सोशल साइट है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जो भी क्लास आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।